हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पर, रेस्पिरेशन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम कुछ सब हेड्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, कितने तरह का है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे। और लास्टली हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेशन क्या है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से होता है। सो रेस्पिरेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जिसके ज़रिए ज़िंदगी बाकी रहती है, लाइफ बाकी रहती है, यानी फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। अब इसमें जो है काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिज़िकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। अब फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है वो हम अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। फिज़िकल प्रोसेस से हमारा मतलब है ब्रीथिंग, दैट इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। और केमिकल प्रोसेस से हमारा मतलब है कि जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए हैं उनको ब्रेक करके उनसे एनर्जी रिलीज़ करवाना, और वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम आती है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोसेस। अब अगर हम एक सिंपलर लेवल पर देखें तो फिज़िकल प्रोसेस से हमारा मतलब है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक दिस, एंट्री ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2। एंड केमिकल प्रोसेस से हमारा मतलब है कि जो हमने फूड लिया है उसका ब्रेकडाउन ताकि हमको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन कि क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं और कि कैसे होता है और क्या है। सो रेस्पिरेशन इज़ द इनटेक ऑफ एयर rich in oxygen and giving out residual air rich in carbon dioxide along with the production of energy by breakdown of food. That means कि ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना और जो बैड एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड एयर है, उसको बॉडी से रिमूव करना। इसके साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे, बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये कहलाता है क्या, रेस्पिरेशन। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। और ये जो पार्ट है रेस्पिरेशन का, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ओके, सो इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो ऑक्सीजन हमने ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी में ली, ये ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और उसके ज़रिए हमको क्या मिलती है, एनर्जी। और वो एनर्जी जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से हमारा क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसको हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। सो बेसिकली ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो अगर हम सिंपल डिफरेंस देखें ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में, या कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन में, तो क्या होता है, ब्रीदिंग में सिर्फ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउटवर्ड ऑफ लंग्स। रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ब्रीदिंग में क्या होता है, मसल्स आर इन्वॉल्व्ड, बट रेस्पिरेशन में मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती। ब्रीदिंग में क्या है, एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड, बट इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ब्रीदिंग कहाँ होती है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, बट रेस्पिरेशन कहाँ होता है, या इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इन ऑल बॉडी सेल्स। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन सम स्टेप्स या प्रोसेसेस लाइक फिजिकल एंड केमिकल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है वो उसी फूड से मिलती है जो वो खाते हैं, और रेस्पिरेशन के थ्रू वो फूड जो है वो टूटता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। वो सिंपलर सब्सटेंसेस फर्दर टूटते हैं
और जिसके ज़रिए हमें क्या हासिल होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में रिलीज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो इसी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में प्रोड्यूस होती है। सो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस है। कैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं या एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं या एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। वो फर्दर कंबाइन होता है, उसके ज़रिए कॉम्प्लेक्स फूड बनता है जो हम खाते हैं। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना है वो टूटता है ताकि हमको क्या मिल सके, एनर्जी। सो वी कैन से दैट कि फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक एक्टिविटी है, बट जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में डिफरेंस क्या है कि जब कोई सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक एक्टिविटी। बट वहीं इसका रिवर्स, अगर कोई सब्सटेंस टूटता है सिंपलर सब्सटेंसेस में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी या कैटाबॉलिज्म। सो एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि एक केमिकल रिएक्शन अगर हमें ड्राफ्ट करनी हो रेस्पिरेशन के लिए तो इस तरह से होगी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके या ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हमें ध्यान रखना है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ ATPs फॉर्म्ड आर अप्रॉक्स 36। ये भी हमें याद रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ होता है, यानी ये जो पूरा रेस्पिरेशन है कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो बेसिकली सेल में भी दो पार्ट हैं जहाँ ये प्रोसेस होता है। एक तो है साइटोप्लाज्म, मींस कि सारा रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है सेलुलर लेवल पर वो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सबसे ज़्यादा ATPs कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है फॉर दिस पर्पस ओनली, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। Now breathing is simply a physical process in which exchange of gases takes place. अब ये जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी थ्रू सेल सरफेस, जैसे कि यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो है कोई एडवांस्ड ऑर्गन्स नहीं होते जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो वो कहाँ होता है, वो सेलुलर लेवल पर होता है। कैसे होता है, सेल सरफेस के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अमीबा है और इसके अंदर सिंपली हम देखें तो सेलुलर लेवल पर आपको ऑक्सीजन इन आती हुई दिखेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती हुई दिखेगी। लाइकवाइज दूसरा तरीके का जो ब्रीथिंग है वो हो सकता है गैस एक्सचेंज, एज इन केस ऑफ प्लांट्स स्टोमेटास के थ्रू, या जो लेंटिसल्स स्टेम में मौजूद होते हैं या जो ओपनिंग्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, उसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ ट्रेकियल सिस्टम, एज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनकी ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी होती है और इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में पहुंचता है और हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट कैन बी ब्रैकियल सिस्टम, एज इन केस ऑफ फिशेस वी हैव लाइक दिस, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, they help in exchange of gases. Now next, cutaneous, that is the respiration, the exchange, the breathing through skin, like in case of earthworms, leech and frogs. You can see this moist skin through which exchange of gases can also takes place. Next is buccal exchange, buccal breathing. इसको भी हम सिंपली बोल सकते हैं लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग्स कि जो इंटरनल लाइनिंग है माउथ की वो भी बहुत थिन होती है, जिसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है। अब जैसे कि क्यूटेनियस होता है वैसे ही बक्कल भी होता है, बट डिफरेंस क्या है कि वो जो स्किन है, वो जो पॉइंट है वो माउथ के अंदर मौजूद है, सो हम उसको कह देते हैं बक्कल।
और जो हाईली एडवांस्ड है वो है पल्मोनरी ब्रीदिंग, या थ्रू अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड एनिमल्स। यू कैन सी कि स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। सो दीज आर द वेरियस मोड्स ऑफ ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ gases. Now we will discuss about types of respiration, कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं। तो हमें याद रखना है कि रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी क्या है, इनको हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या इनको हम डिस्कस करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमारा मतलब है वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, द रेस्पिरेशन विच डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। यानी अगर हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करना हो तो सिंपली हम इसको इन टर्म्स ऑफ केमिकल टर्मिनोलॉजी वी कैन से इट एज ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या है ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ग्लूकोज का टूटना कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर, बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसमें होता क्या है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन कंपाउंड सब्सटेंस है, वो सबसे पहले तो 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है या टूट जाता है। वो 2 मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के बनते हैं? पायरुवेट। यानी कि जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में टूट जाता है। अब यही पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये पायरुवेट टूटते हैं इथेनॉल या लैक्टिक एसिड या मेलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब ये भी आप माइंड में रखें कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो अबाउट 4 ATPs आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन इसमें भी क्या है कि 2 ATPs इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 ATP इसमें यूज़ होते हैं और 4 ATPs इस पूरे प्रोसेस में बनते हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल नेट गेन हमें कितना हुआ, तो 2 ही ATP का हमको नेट गेन हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो है एक ये ड्रॉबैक भी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, लेकिन एक फ़ायदा भी है क्या कि ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। तो अगर हमें जल्दी एनर्जी चाहिए होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट इंस्टेंट। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो पायरुवेट है वो टूटेगा, किस में टूटेगा? अल्कोहल में। कैसे टूटेगा? तो सेल है, साइटोप्लाज्म है, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये केमिकल्स परफेक्ट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। वो सिंपलर सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। एज इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? काफ़ी सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सेल, कि किस तरह का सेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल in plants we can say the end product can be ethanol, malic acid, oxalic acid, citric acid, tartaric acid, but in case of muscles end product can be lactic acid. In some anaerobic bacteria end products can be lactic acid, butyric acid. so ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह का सेल है और किस तरह का एंजाइम है, उसी पर डिपेंड करेगा कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन हमेशा याद रखना एनर्जी ज़रूर प्रोड्यूस होगी, लेकिन कैसी होगी? लेसर अमाउंट में। ओके,
इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी बट इन लेसर अमाउंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. सो ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नेसेसरी है. और जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ से इनिशिएट होता है, साइटोप्लाज्म से ही इनिशिएट होता है. और कहाँ एंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो हमेशा याद रखो कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो वो ज़रूर होगा, बट डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेशन किस टाइप का है. अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ग्लाइकोलाइसिस वहीं तक कन्फाइंड रहेगा और उसके एंड प्रोडक्ट या तो अल्कोहल होगा या एसिड होगा, अलॉन्ग विथ और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगी. अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता किस तरह से, तो वही सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा और उसमें जो पायरुवेट बनते हैं वो पायरुवेट फिर कुछ चेंजेस उनके अंदर होते हैं. कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर, और फिर वो टूटते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट्स के साथ क्या होता है, तो वो दो प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं. एक कहलाता है क्रेब्स साइकिल और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हमें इनके बारे में हम डिटेल में फिर कभी किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं. क्रेब्स साइकिल जो है एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस का इंटरचेंज होता है. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स. ठीक है. और क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है, तो हमेशा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर. क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं और ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है. ये क्या करता है, तो जो कोएंजाइम्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवाता है. ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है. दूसरा पॉइंट, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनवर्ड फोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी. उनके सरफेस पर स्पेशलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस कोएंजाइम को भी बनाते हैं और यहीं से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होती है और क्या बनता है, वाटर और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs. तो अगर हम देखें तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस या एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अगर देखा जाए तो एट लास्ट इसमें अप्रॉक्स कितनी ATPs बन जाती हैं, 36. किस तरह से कि 2 ATPs कहाँ बनती हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और 34 ATPs कहाँ बनती हैं, क्रेब्स साइकिल में. तो अगर हम एग्रीगेट करें इस पूरे प्रोसेस में टोटल ATP कितनी बनी, 36. सो 34 ATPs इन क्रेब्स साइकिल एंड 2 ATPs इन ग्लाइकोलाइसिस. तो ओवरऑल सम अप कितना हो गया, अप्रॉक्स 36. और वही सिंप्लीफाइड रिएक्शन अगर हम देखें तो ये केमिकल रिएक्शन आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है. ओवरऑल अगर हम देखें तो सिंपली ग्लूकोज क्या है, सेल में जाता है, सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है, पायरुविक एसिड. ठीक है. अब अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो क्या होगा, एंजाइम्स एक्ट करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही और उसे या तो अल्कोहल में या एसिड में तोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होगी. लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो क्या होगा, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी. तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रेजेंस और एब्सेंस में, और यही डिफरेंसेस हैं एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में. सो एक सम अप कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में. सो एक सिंप्लीफाइड या सिंपल फॉर्म में हम देखें तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट एरोबिक रिक्वायर्स ऑक्सीजन. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट इज़ इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, यानी कि वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा. अभी भी अगर हम देखें तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन लार्जर मॉलिक्यूल्स आर देयर लाइक एसिड्स, अल्कोहल्स,
बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो एंड प्रोडक्ट या तो अल्कोहल होगा या एसिड होगा, बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी चीज़ कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट जो ग्लाइकोलाइसिस जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो होगा वो दोनों जगह होगा, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होगा और जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कहाँ होगा या क्रैब साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये एक मेजर और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड may or may not be evolved, but in aerobic respiration carbon dioxide is always evolved। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के जो कि स्मॉल अमाउंट है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर फॉर्म जो कि एक लार्ज अमाउंट है। तो ये एक सिंप्लीफाइड डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप रेस्पिरेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या वो फंक्शंस करते हैं और कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है।